हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में। और ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका फिजिक्स का है और ये जो है जनरल फिजिक्स है। तो इसके जो क्वेश्चन है ये आपकी जो आपके एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आपका जो है दहेज का मध्य प्रदेश, ठीक है, दहेज का एग्ज़ाम है। और जो आपका है पीपीटी का एग्ज़ाम है जो पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट है। और साथ में आपका जो पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है और पीवी एंड एफटी जो है आपका प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट, इन सब के लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट जो है वो जो है टॉपिक है, जिसमें आपका जो है फिजिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट है जिस भी पेपर में, ठीक है। और साथ में ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसके जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसमें हम बात करेंगे कि किन्हीं दो पिंडों को, जो न्यूटन थे उन्होंने जो है अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था कि किस टाइप से जो है वो गुरुत्वाकर्षण है वो वर्क करता है, ठीक है, ग्रेविटेशन वर्क करता है। तो उन्होंने कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उनका ये था कि माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। सपोज ये कोई दो पिंड हैं, ठीक है, और इनका जो द्रव्यमान है वो कितना है, इसका m1 है और इसका m2 है। इस टाइप से हम इनको लेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इनकी जो दूरी है इन द्रव्यमानों की वो कितनी है, r दूरी पर हैं ये दो द्रव्यमान। और इनका जो है आपका m1 और m2 जो है इनका मास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्थित हैं। और न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है एफ जिसको हम डिनोट करेंगे वो कितना होगा, इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। दोनों पिंडों का जो मास है उनका गुणनफल और डिवाइड बाय क्या होगा, जो इनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब नीचे लिखने के लिए व्युत्क्रमानुपाती शब्द का यूज करते हैं। और जो इनका कांस्टेंट फैक्टर होगा वो जी होगा। तो यहाँ पे जो है वो जी का नियतांक, जी क्या है, एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और जिसका जो मान होता है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो है जी का मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी। तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी जो है ये आपको जो एसआई यूनिट है ये आपको याद रखना है और इसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। बहुत सारी न्यूमेरिकल ऐसे आती हैं जिसमें आपको जो है वो ये गिवन दिया हो m1 m2 और r2 गिवन हो, है ना। तो इसमें जो है आपको जो है वो आकर्षण बल या फोर्स निकालना होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके जैसे पैट एग्जाम हुआ, पीवीएफटी वगैरह, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपली आपको इसमें जो है वो वैल्यू रखनी है m1 m2 की और नीचे r की वैल्यू रखनी है और g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, या तो गिवन होगी और गिवन नहीं है तो आपको खुद से रखनी होगी, तभी आप इसका जो है आकर्षण बल या फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल भी इसके बेस पर आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है एक इसमें, और जी की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। और ये जो फॉर्मूला है ये जो है वो किसके नियम के द्वारा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा ये जो है ये नियम दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं गुरुत्व या ग्रेविटी क्या होती है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ये अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो यह आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। जब दो पिंड अपन ने लिए तो उनमें से अगर एक जो पिंड है वो अगर हम समझ लें कि वो एक पिंड क्या है, पृथ्वी है, तो उनका जो आकर्षण बल होगा, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की जो है अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्व या ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। जब पृथ्वी जो है वो अपने केंद्र की ओर किसी को खींचे, किसी दूसरे पिंड को, ठीक है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं।
ये आपको याद रखना है कि जब पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचे तो जो जिस बल के कारण ये जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको गुरुत्व जनित त्वरण या जी, स्मॉल जी कहते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो जिसका मान क्या होता है ये आपको याद रखना है। जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू याद रखनी है और कैपिटल जी की, और स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्व या ग्रेविटी और कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल जो है कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या सार्वत्रिक जो है इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो वैल्यू है वो याद रखनी है और स्मॉल जी की वैल्यू जो गुरुत्व जनित त्वरण है इसकी वैल्यू याद रखनी है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो जो गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी है वो उसको कैसे जानेंगे, तो गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इससे जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQ कि जो गुरुत्व जनित त्वरण है वो जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो द्रव्यमान, आकार या वस्तु के रूप या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ऑल ऑफ दी अबव होगा यानी कि सभी, तो इन सभी पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है जी के मान में परिवर्तन। तो जी के मान जो वैल्यू होती है वो कब चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु के आकार, द्रव्यमान और रूप पर तो ये निर्भर नहीं करती है, तो किस पर ये चेंज होगी, कब चेंज होगी, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो ये आप याद रख लेना कि जब जो है पृथ्वी की सतह से कोई जो वस्तु है वो ऊपर या नीचे जाए तो उसमें जो जी का मान है वो क्या होगा, घटता है। ये याद रखना, ऊपर या नीचे दोनों कंडीशन में क्या होगा, जी का मान घटता है, ठीक है। और पृथ्वी पर अगर रहे तो फिर ये कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जी का मान जो है वो महत्तम पृथ्वी के ध्रुव या पोल पर होता है। मतलब कि जी की जो मान होगा, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो मतलब कहाँ पे होगी, तो पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल पर होगी, ठीक है। और जी का मान जो है वो न्यूनतम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा, इक्वेटर पर होता है। इक्वेटर पर जो है विषुवत रेखा पर जी की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो अगर मतलब कि क्या हो जाए, तेज हो जाए, वो एक राउंड जो है वो कम टाइम में लगाने लगे, तो जो है घूर्णन मतलब कि एक राउंड जो है वो ज़्यादा टाइम में कम टाइम में लगाने लगे, यानी कि जल्दी जल्दी कवर कर ले, ठीक है, कम टाइम ले। सपोज पहले 5 मिनट लेती थी तो अब क्या है कि 4 मिनट ही ले। तो इस टाइप से अगर हम करें तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, देखिए ये क्या करती है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो सपोज वो अगर 20 घंटे में एक चक्कर लगाने लगे पृथ्वी, तो क्या होगा कि उसकी जो घूर्णन गति है वो बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जी का मान जो है वो कम होता है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर, और अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए, यानी कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपना, तो अगर वो सपोज के 30 घंटे में करे या 28 घंटे में करने लगे, तो उससे क्या होगा, जी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति अगर जो है बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कम हो जाती है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इस टाइप से ये भी टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्या है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो इनमें बताया कि पृथ्वी की जो अपनी वर्तमान कोणीय चाल है उसकी जो गति है, ठीक है, उसका जो एंगुलर स्पीड है वो अगर 17 गुनी अधिक मतलब कर दी जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो चक्कर कंप्लीट कर लेगी अपना। तो इससे क्या होगा, जो इसके सेंटर पर रखी वस्तु है भूमध्य रेखा पर जो है भूमि के मध्य की रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका वेट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये टर्म भी याद रखना है। अब यहाँ पर है कि लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट, लिफ्ट में जो है बॉडी का वेट कैसे मेजर करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जब आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछने होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो जो आपका मान है या जो लिफ्ट में जो सामान रखा है या आप मतलब कोई भी इंसान खड़ा है तो उसका जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है, ये याद रखना, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड क्या है पॉइंट यहाँ पर कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब क्या हो, एक समान
वेग से जाए, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, तो जो लिफ्ट में स्थित वेट है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है, वो भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा, तो ठीक है, तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, और ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार है वो कितना हो जाता है, शून्य होता है। ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये लाइन जो है वो पूछ ली जाती है कि लिफ्ट की यदि डोरी टूट जाए और लिफ्ट जो है मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है तो जो लिफ्ट में स्थित पिंड है उसका भार कितना हो जाएगा, तो वो शून्य होगा, ठीक है। यही भारहीनता की स्थिति है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भारहीनता की स्थिति बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें फिफ्थ की, तो यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो यहाँ पे उसने बोला तो लिफ्ट में क्या होगा, लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। देखो उसने क्या बोला है कि अगर जैसे कोई लिफ्ट है वो नीचे उतरते समय जो है वो उसका जो लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय, उसका जो लिफ्ट का त्वरण है, ठीक है, वो कितना हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण जो ग्रेविटेशनल इसमें मतलब कि एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाए, लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से। तो क्या होगा, जो लिफ्ट में स्थित पिंड है वो उसकी फर्श से उठकर क्या होगी, जो उसका जो छत होती है ना उसमें जा लगेंगे या उसमें चिपक जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपको ये भी टर्म याद रखना है। अब यहाँ पर है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, केपलर का नियम ये जो है किससे संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाता है कि केपलर का नियम किससे संबंधित है, तो ये जो है ये किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है, ये याद रखना। अब यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है, तो तथा सूर्य की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होते हैं, और ये जो है सूर्य ग्रह की जो कक्षा है उसके एक फोकस बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग या जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहती है, नियत या कांस्टेंट रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक जो ग्रह है उसका क्षेत्रीय वेग या एरियल वेलोसिटी है वो कैसी होती है, तो नियत होती है, और इसका प्रभाव यह क्या होता है, तो इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह जो है वो सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ये आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है, कि वेग जो है कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये भी टर्म इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है ग्रह का एक चक्कर जितने समय में लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या टी कहते हैं, ये टर्म याद रखना कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह का एक चक्कर है वो जितने समय में लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, तो परिक्रमण काल या टी कहते हैं, ठीक है। और परिक्रमण काल का वर्ग या टी स्क्वायर ग्रह की सूर्यों से औसत दूरी जो आर है, आर के घन मतलब आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इक्वल आर क्यूब, ठीक है, ये होगा कितना होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा, परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो किसके इक्वल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्रह की जो सूर्य से औसत दूरी होगी उसको हम आर बोलेंगे, और इसके क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा, ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखना, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण या नेपच्यून की बात करें तो उसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 165 वर्ष है। तो क्यों है, क्योंकि वो सूर्य से अधिक दूर है, ठीक है, तो इस कारण। अब आगे बात करें यहाँ पर IAU में ये टर्म देख लेना, IAU ने जो है वो यम या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण या नेपच्यून है। पहले क्या था, सबसे जो दूर का ग्रह था वो कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन ये जो है IAU ने इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, तो उसके बाद जो है वो नेपच्यून आता है सबसे दूर वाला ग्रह, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करें उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस जो है उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है, उस ग्रह का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का
उपग्रह कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि चंद्रमा जो है वो क्या है, एक उपग्रह है, और ये जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, और किसका है, एक पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब यहाँ पे बात करें उपग्रह का कक्षीय चाल या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसके बारे में बात करें तो उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो उपग्रह जो है वो पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी उसकी चाल कम होगी, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है कि उपग्रह जो है वो पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा तो उसकी जो चाल है वो उतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें तो उपग्रह की कक्षीय चाल जो है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ये आप याद रखना कि जो उपग्रह है उसकी जो कक्षीय चाल है, उसकी जो मतलब कि ऑर्बिटल स्पीड है वो उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। तो क्या होगा कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, तो जो पिंड है भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले हैं उनकी भी चाल जो है वो क्या रहेगी, समान होगी एक ही त्रिज्या की के कक्षा में। लेकिन ये टर्म याद रखना कि एक ही त्रिज्या के कक्षा में, ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है नोट करने लायक कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल जो है वो लगभग कितनी होगी यहाँ पर, तो कक्षीय चाल जो है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी याद रख लेना आप कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल जो होगी वो लगभग कितनी होगी, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में लगभग कितना वो मतलब कि चक्कर लगाता है, तो 8 किलोमीटर करीब वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में देखें तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, तो उपग्रह अपनी कक्षा में क्या करते हैं, पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है कि परिक्रमण काल जो है वो क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल वो कहलाता है कि वो अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाए, ठीक है। कक्षा की परिधि तो हम यहाँ पे जो है जो कक्षा है उसकी वो उसकी परिधि लिखेंगे, और यहाँ पे कक्षीय चाल जो उसकी चाल होगी, तो इसका जो परिक्रमण काल है यानी कि समय है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो परिक्रमण काल इक्वल क्या होगा, कक्षा की परिधि डिवाइड बाय कक्षीय चाल। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, और ये जो है ये डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह क्या है, तो उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये जो परिक्रमण काल है, उपग्रह का परिक्रमण काल वो किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। वो कि पृथ्वी तल से वो कितनी ऊंचाई पर है कोई भी उपग्रह, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक परिक्रमण काल होता है। ये भी याद रखना, क्योंकि जितनी दूर होगा तो उतनी ज़्यादा उसे डिस्टेंस कवर करने में या राउंड लगाने में जो है टाइम लगेगा, तो इसलिए उसका जो है अधिक उसका जो है परिक्रमण काल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। किस पर डिपेंड करता है, वो उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है, कि उसका परिक्रमण काल जो है वो क्या होगा। तो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो परिक्रमण काल होगा वो लगभग कितना होगा, तो 1 घंटा 24 मिनट होता है। ये याद रख लेना, ठीक है, कि जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं उनका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 1 घंटा 24 मिनट लगभग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें भू स्थायी उपग्रह की, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ठीक है। तो ये क्या है, तो भू स्थायी उपग्रह क्या है, तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से जो है पश्चिम दिशा से, ठीक है, पश्चिम से वेस्ट से जो है ईस्ट पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो भू स्थायी उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत ये जो है तल में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो इनको जो है हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनको भूस्थायी उपग्रह कहलाता है ये, ठीक है। और यह जो उपग्रह है ये क्या है, पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है, और भूतुल्य कालिक यानी कि जियो सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित
जो है स्थापित करने की संभावना सबसे पहले ऑर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर एक एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग जिसको हम बोलते हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। पलायन वेग किसको बोलते हैं, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोलेंगे जिससे क्या हो कि जिससे उस वेलोसिटी से अगर हम किसी पिंड को जो है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके तो वो क्या हो कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए पृथ्वी की, और फिर वो क्या है पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है उसकी जो वैल्यू है, उसका मान क्या है, या पृथ्वी का जो पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, तो क्या होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है हम किसी पिंड को अगर फेंकते ऊपर की ओर तब फिर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करें, इसका अर्थात यह हुआ कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को जो है वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बताया कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात करें उपग्रह के लिए जो कक्षीय वेग है, जो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट होते हैं उनके लिए जो कक्षीय वेग है वो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है v0 से उन्होंने डिनोट किया है इसको वेलोसिटी को, कक्षीय वेग को। तो ये कितने किसके इक्वल होगा, √g स्मॉल g इंटू r⁻e, तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग अगर देखें तो पृथ्वी तल से जो पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी ve से डिनोट किया है, और कक्षीय वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको ओ से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी या फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, √2g कैपिटल R⁻e। अतः क्या हुआ यहाँ पर कि VE जो है मतलब कि VE एस्केप वेलोसिटी जो है इक्वल टू क्या होगी, √ ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर जो है कक्षीय वेग, मतलब पलायन वेग इक्वल क्या होगा, √2 ऑफ कक्षीय वेग। तो ये जो है ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये खासकर आपको याद रखना है कि VE इक्वल टू √2 v0, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ठीक है। तो इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात कितना हुआ 41% बढ़ा दिया जाता है तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर जो है वो क्या करता है, पलायन कर जाएगा। तो इस टाइप से जो थे ये आपको याद रखना है, और इसके जो है न्यूमेरिकल भी इसी के बेस्ड पर बनते हैं। सपोज आपको जो है वो कक्षीय वेग दे दिया और आपको जो है एक कोई दे दिया, ठीक है। तो जैसे आपको अगर पलायन वेग दे दिया तो कक्षीय वेग निकालने के लिए बोलेंगे, या कक्षीय वेग दे दिया तो पलायन वेग निकालने के लिए बोलेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, या फिर जो है आपको यहाँ पे कोई जो है वैल्यू दे दें तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं, और पलायन वेग क्या होता है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो है वो कितने गुना होता है, तो ये जो है पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ठीक है। √2 की वैल्यू आपको नहीं पता हो तो ये भी नोट कर लेना। अगर न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करना है तो 1.414 जो है इसकी √2 की वैल्यू होती है, ठीक है, 1.414, ये भी याद कर लेना। तो इस टाइप से ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे वो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे दाब यानी कि प्रेशर की बात करेंगे। तो वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी काफ़ी न्यूमेरिकल जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी टॉपिक में किसी भी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।